वो बहुत अहम होने वाला है। लेकिन जैसा कि हम हर वीडियो की शुरुआत में पहले थोड़ा-सा बता देते हैं कि ये प्रोग्राम जो है, हम लगातार आपके सामने प्रस्तुत करते रहते हैं और सोशल सब्सटेंस एक कड़ी से कड़ी जोड़ के आपके सामने वो सामयिक मुद्दे लाता रहता है, जो उस समय की ज़रूरत होती है। और नीड ऑफ द आवर है कि हम अपनी जो यूथ है, जो यंगर जनरेशन है, उनके अंदर वो वैल्यूज़ इनकलकेट करें जो हमारे समाज को, हमारे देश को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं, वेपिंग, ई-सिगरेट्स। बहुत ज़रूरी मुद्दा है। हमारे समाज का एक हिस्सा, एक वर्ग ऐसा है जो किसी ना किसी तरीके से नशे की लत में पड़ ही जाता है। और बदलते समय के साथ साथ जो नए तरीके के उपलब्ध हुए हैं इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे ई सिगरेट्स हैं, उनके ऊपर हमें एक डॉक्टर की बातचीत की बहुत ज़रूरत थी। तो हमने गुंजन बाजवा मैम हैं, उनको यहाँ बुलाया है, उनका अनुभव सुनने के लिए बुलाया है। और जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है उसमें क्या चर्चा हो रही है इस टॉपिक को लेकर, उन सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमने उनको इनवाइट किया है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की बातचीत में। और वी लुक फॉरवर्ड टू कि आज की जो बातचीत है इसका भरपूर असर जो स्कूलों में पढ़ने वाले हैं लोग उन पे होगा। हमारे साथ ऑडियंस में बहुत सारे टीचर्स भी जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि आपकी बात आज की बहुत लोगों तक पहुंचेगी। मंच और माइक अब आपके पास है। थैंक यू अरुण जी, थैंक यू मेरे को इस फोरम पे डिस्कशन के लिए बुलाने के लिए। सो बिफोर स्टार्ट करने से पहले ना मैं एक छोटा सा बैकग्राउंड दूंगी क्यों ये टॉपिक मुझे लगा बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडीड हमारी पीडियाट्रिक कॉन्फ्रेंसेस पे भी ये लास्ट 2 हफ्ते पहले डिस्कशन स्टार्ट हुई एंड फर्स्ट टाइम ही लिया गया। तो जब ये हम लोगों ने प्रिपेयर किया एंड पढ़ना, मतलब इसके ऊपर रिसर्च शुरू की, देन वी रियलाइज कि शायद नंबर्स ऑफ यूथ हमारे एडोलेसेंट्स being affected may be much higher than हमें पता हो, बिकॉज इसमें अवेलेबिलिटी बहुत ईजी थी लगी हमें एंड इसमें यूसेज बहुत ईजी है, बहुत अट्रैक्ट करता है टीनेजर्स को। सो मे बी दे आर मोर अट्रैक्टेड देन द कन्वेंशनल जो सिगरेट्स थी। सो दैट इज़ द रीज़न आई थॉट कि ये हमें पहले एज पेरेंट्स, एज टीचर्स, एज केयर टेकर्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें खुद पता हो कि ये है क्या चीज़ और कैसे ये बच्चों को अफेक्ट कर सकती है। अगर हमें जानकारी होगी तभी हम उसको आगे बच्चों को गाइड कर पाएंगे। सो मैं अपनी एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, तो आई जस्ट शो अ स्मॉल पीपीटी फॉर द सेम। सो वेपिंग ई सिगरेट्स है क्या चीज़ एंड हाउ इट इम्पैक्ट्स एडोलेसेंट हेल्थ। सो ये छोटे से कुछ टॉपिक्स होंगे। क्या, व्हाट इज़ वेपिंग, ई सिगरेट्स आर दे सेम, और इज़ इट अवेलेबल, मतलब इंडिया में हमारे अवेलेबल है, और है तो कैसे अवेलेबल है, क्यों, कैसे अट्रैक्ट करती है, कैसे बच्चों तक पहुंच सकती है। सो बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही है, जैसे नॉर्मल सिगरेट्स की ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो जिसके 3 पार्ट्स हैं मोटे मोटे। एक जिसमें बैटरी है, एक जिसमें स्टोरेज रहता है लिक्विड का, और एक जिससे ये एरोसोल्स बनते हैं और लिए जाते हैं। सो हीट होते हैं एंड बैटरी ऑपरेटेड है। निकोटीन, फ्लेवरिंग, ये सब एक लिक्विड छोटी सी डिवाइस में रहता है। एंड मार्केट में सेफर करके, ज्यूल्स करके, वेप्स करके डिफरेंट नाम से अवेलेबल होता है। एंड ऐसा लिखा होता है कि दे आर नॉट, मतलब बहुत हार्मलेस हैं, बट दे आर नॉट हार्मलेस, मतलब दे हैव सेम अफेक्ट्स जैसे नॉर्मल एक ई सिगरेट कर सकती है। सो ये एक फोटो है जिसमें ये डिफरेंट डिवाइसेस में अवेलेबल है, कोई लाइटर फॉर्म में है, इवन छोटी छोटी पेन ड्राइव्स के फॉर्म में अवेलेबल है। सो दूर से देखने में लगेगा ही नहीं कि ये नॉर्मल पेन ड्राइव है या नॉर्मल कोई एयरपॉड्स हैं, एयरपॉड्स हैं या सिगरेट्स हैं ये। सो ये ऐसे डिवाइसेस में आती है जो इजीली स्टोर की जा सकती है और मिस हो सकती है स्कूल्स में भी, इवन घरों में भी, कि ये क्या है बच्चे के बैग में। सो ये जैसे मैंने बताया कलरफुल उसमें भी अवेलेबल है। एक बैटरी होती है इसमें, एक जहाँ पे स्टोरेज करते हैं, एक माउथ पीस, और जहाँ से एक स्विच ऑन करके लिक्विड आता है। सो अट्रैक्टिव है, बच्चों को भी अगर दिखाई जाती है तो दे फील कि ये तो बड़ी, मतलब ये सिगरेट नहीं है, ये तो फ्लेवर है, हम फ्लेवर ही ले रहे हैं। सो दे मे गेट अट्रैक्टेड, स्पेशली छोटे बच्चे 12, 13, 14 साल के, जिन्हें अवेयरनेस ही नहीं है कि है क्या चीज़। कोई उन्हें ट्राई कराएगा, दे मे जस्ट ट्राई कि ठीक है ये तो फ्लेवर ही है, मैंगो फ्लेवर, कॉफ़ी फ्लेवर, ऐसे डिफरेंट फ्लेवर्स में अवेलेबल है तो वो ईजिली ले सकते हैं। बट
सैडली मतलब ये बैंड था बट स्टिल अवेलेबल है। 2019 में इसके लिए आया था। सो गवर्नमेंट ने पास किया था कि इट हैज़ टू बी बैंड, इट शुड नॉट बी अवेलेबल एनीवेयर, बट बन भी रही हैं और अवेलेबल भी हैं। क्या कंपोनेंट्स हैं इसमें, क्या ये सिर्फ फ्लेवर्स हैं? एक छोटी सी ये स्लाइड है, इसमें हमारे लिए ये जानना इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले इसके एरोसोल्स में निकोटीन है। कई बार बाहर लिखा होता है कि ये हम मतलब कोई एडिटिव नहीं है, एडिक्टिव नहीं है, इसमें कोई निकोटीन नहीं है, कैनबिस नहीं है, बट हायर डोजेज में निकोटीन इसमें अवेलेबल है, जिसको साथ में प्रॉपर करने के लिए, फ्लेवर के लिए कुछ अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स भी हैं जो हार्ट और रेस्पिरेटरी डिजीजेस कर सकते हैं। हेवी मेटल्स जो हमारे ओवरऑल बॉडी के लिए हार्मफुल है वो है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे बेंजीन एंड ऑल वो भी लिए जाएं हमारी बॉडी में तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। कुछ इसमें फ्लेवरिंग केमिकल्स डाले जाते हैं डाइएसिटाइल नाम के। ये फ्लेवरिंग पार्टी केमिकल्स हमारे कई बार खाने में भी डलते हैं, बट बहुत कम क्वांटिटी में डाले जाते हैं। उसमें भी हार्मफुल है बट इतना हार्म नहीं करते हैं। बट जब ये क्रॉनिकली बच्चा बार बार इनहेल करेगा, लंग्स में डायरेक्टली जाके कुछ एक कंडीशन करते हैं पॉपकॉर्न लंग, जैसे फ्लेवर्ड पॉपकॉर्न के शेप होता है वैसे लंग के अंदर प्रॉब्लम्स कर देता है। फिर इसके अंदर एल्डिहाइड्स करके कंपाउंड्स हैं जो लंग और कैंसर्स के साथ मतलब रिलेटेड हैं। जब उनको भी इनहेल करते हैं, ज़्यादा अमाउंट में लिया जाता है, तो लंग्स की टॉक्सिसिटी और कार्सिनोजेनिक होते हैं, मतलब ये कैंसर प्रोड्यूस कर सकते हैं लेटर ऑन। तो सिंपल नहीं है कि जस्ट फ्लेवर ही है, इसमें सिगरेट्स में सब कुछ है। और ई सिगरेट और वेपिंग सेम ही चीज़ है। वेपिंग एक एक्शन है, ई सिगरेट एक डिवाइस कह लो मतलब है। उसको करने को वेपिंग कहते हैं। दे आर द सेम। क्यों बच्चे अट्रैक्ट होते हैं? बिकॉज डिफरेंट फ्लेवर्स में अवेलेबल है। मैंगो फ्लेवर है, मिंट है, बबलगम फ्लेवर है, कॉफ़ी फ्लेवर है। मतलब मेरे को खुद सरप्राइज लगा कि मतलब इतने फ्लेवर्स में है, बच्चे क्यों नहीं अट्रैक्ट होंगे? होंगे। स्लीक है, टेक लाइक अपीयरेंस है, छोटी सी पेन ड्राइव में होगा, यूएसबी स्टिक होगी, तो उनको कैरी करके भी बड़ा लगेगा कि तो बड़ा अच्छा हम कुछ कैरी कर रहे हैं। पीयर प्रेशर हमें पता है हर चीज़ में है, दैट में इन्फ्लुएंस देम। और सबसे बड़ा है कि इसका एक मिसकंसेप्शन बना हुआ है कि ये जस्ट एक फ्लेवर्ड एयर है, बट ये फ्लेवर्ड एयर नहीं है। जैसे हमने देखा है इसमें सब कुछ अच्छे अमाउंट में ही प्रेजेंट है, कम भी नहीं है, निकोटीन बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। टीन ब्रेन्स आर वायर्ड फॉर रिस्क टेकिंग एंड नोवेल्टी। ऑब्वियसली हमें सब पता है कि एडोलेसेंट्स दे आर रिस्क लेना, उनको ट्राई करना समथिंग न्यू, कि वो कर रहा है मैं भी करूँ, अच्छा लगता है, दे मे जस्ट ट्राई इट। एक वो ट्रायल की ही बात है, एक बार ट्राई किया देन कई बार बैक वापस आना उनके लिए खुद ही मुश्किल हो जाएगा। लंग्स में जैसे मैंने बात की, एडोलेसेंट लंग मेच्योर हो रहा है। एडोलेसेंट में ब्रेन एंड लंग्स डेवलपिंग स्टेजेस में होते हैं। एक हमारी स्टेजेस लाइफ की अगर हम देखते हैं, इनिशियली ग्रो होते हैं, देन एडोलेसेंस में ग्रोइंग स्टार्ट होती है। मेच्योर हो रहे हैं, एंड जब ये केमिकल्स वेपर के फॉर्म में लंग्स में जाते हैं, डेवलपमेंट में सीधा सीधा असर करते हैं वो। लास्टिंग इंजरीज करते हैं, इन्फ्लेमेशन काफ़ी कर देते हैं, सेल ग्रोथ में प्रॉब्लम कर देते हैं, एंड कई बार ये इरिवर्सिबल डैमेज कर देता है कि उसको ठीक करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। एस्थमा, लंग फंक्शन कम करना, ये सब कुछ करते हैं। एक ये छोटा सा मैंने पॉपकॉर्न लंग का एक्सरे दिखाया है। ये हमें पता है कि नॉर्मल एक्सरे ऐसा नहीं होता है। ये जो बीच में वाइट वाइट स्पॉट्स हम देख रहे हैं, ये डाइएसिटाइल के कारण ही किया गया इंजरी है जो लंग्स में हो सकती है। जैसे लंग्स में है, ब्रेन में भी इसका अफेक्ट है, बिकॉज ब्रेन भी डेवलप हो रहा है। मेमोरी एंड कंसंट्रेशन डिफ़िकल्टीज आ जाती हैं, मूड चेंजेस इंक्रीज हो जाते हैं, लर्निंग में भी हैम्पर्ड, मतलब याद ही नहीं रह रहा बच्चों को। रिस्क ऑफ फ्यूचर एडिक्शन इंक्रीज हो जाता है। एक बार आज बच्चा अगर वेप स्टार्ट करता है तो लेटर ऑन उसकी एडिक्शन धीरे धीरे इंक्रीज ही होगी, कम नहीं होगी। एंड स्टडीज़ ने भी ये कंफर्म किया है कि एंजाइटी, डिप्रेशन, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, ये सारा कुछ इंक्रीज हो जाता है अगर बच्चा इनिशियल स्टेज में ही वेपिंग, ई सिगरेट्स वगैरह यूज़ करना शुरू हो जाए।
और एक पॉड जो उसका है 20 सिगरेट्स के इक्वल निकोटीन उसमें प्रेजेंट है। सो ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है एंड इट इज़ मच मोर हार्मफुल बिकॉज ऑफ इट्स कंटेंट। सो अगर हमें डाउट है हमारे बच्चे, मतलब कैसे हम जानेंगे ना, डायरेक्टली हम पूछेंगे दे विल से नो। अगर किसी भी बच्चे को पूछें हम कि तुम सिगरेट पीते हो, तुम वेपिंग करते हो, तुम अल्कोहल लेते हो, ऑब्वियसली वो नो बोलेंगे। सो कुछ सिंपल क्वेश्चंस हम घर में पूछ सकते हैं कि हम वेप के बारे में एक्चुअली मतलब आई आस्क्ड पेशेंट्स, मैंने पूछा अपने इस पिछले 2 हफ्ते में कुछ एडोलेसेंट्स को मेरे क्लिनिक में जो आए। सो आई आस्क्ड देम कि तुमने सुना है, एंड सरप्राइजिंगली मेनी ऑफ देम सेड कि हाँ स्कूल्स में है हमारे, मतलब आई डोंट नो हाउ दे सेड दैट। तो आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि कैसे, मतलब दे आर सेइंग, कहते नहीं अभी अलाउड नहीं है बट कुछ बच्चे ले आते हैं मैम, हम नहीं लेके आते हैं, बट मैं नाम नहीं बता सकता। सो मैं खुद आई वाज सरप्राइज्ड कि चंडीगढ़ में रहते हुए बच्चे ये बोल रहे हैं एंड वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट। मतलब सो ये सिंपल चीज़ें हम पूछ सकते हैं कि कोई क्लास में करता है, तुमने नाम सुना है वेपिंग का, सो व्हाट डू यू थिंक, इट इज़ हार्मलेस है, हार्मफुल है, कभी तुम्हें किसी फ्रेंड ने दिया है, कभी तुमने ऐसी कोई डिवाइस देखी है जो पेन ड्राइव ना हो। सो धीरे धीरे डायरेक्ट क्वेश्चंस तो नहीं बट इनडायरेक्टली अगर हम पूछना शुरू करेंगे मे बी हमें पता चले कि क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं बच्चे, एंड उनसे डिस्कस करना, उनको अवेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो कई बार रिस्क रहता है अगर स्वॉलो कर लें, बिकॉज लिक्विड है, पी भी सकते हैं, एंड मोस्टली देखा गया कि ये 5 ईयर्स से कम बच्चों में पॉइजन कंट्रोल की कॉल्स थी। ये डेटा ऑब्वियसली यूएस का है, इंडिया में अभी डेटा है नहीं, बट वहाँ है तो यहाँ पे शायद इतना डेटा रिपोर्ट भी नहीं हो रहा है एंड अवेयरनेस की कमी भी कह सकते हैं। सो बच्चों में 5 साल के छोटे जैसे पी लिया, उसको स्किन में कांटेक्ट कर दिया, इंजेक्शन कर दी, कई बार इनहेल ही कर दिया, सो एक्सीडेंटल पॉइजनिंग कैन अकर एंड अगेन वी हैव टू बी केयरफुल फॉर दैट। सो सेकेंड हैंड एमिशन, मतलब कोई और कर रहा है, अगर दूसरा इंसान वहाँ बैठा है वो भी सिमिलर प्रॉब्लम्स करेगा। निकोटीन, अल्ट्राफाइन पार्टिकल्स सब नॉन यूजर्स में भी डेंजरस हो जाएंगे जब खुद नहीं कर रहे कोई और कर रहा है। So, I think most important is we have to be alert as parents, as teachers, caregivers, grandparents, जो भी है, मतलब अवेयरनेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसी चीज़ है, ऐसी चीज़ हो सकती है, ऐसी चीज़ हमें वॉचफुल रहना है। सो हमें पता होना चाहिए वेप है क्या, बच्चों में कोई भी हल्का सा अगर लगे कि मूड स्विंग आ रहे हैं, सडनली कफ है या एस्थमा जैसा है या कुछ स्मेली डिफरेंस है, हमें अवेयर रहना ज़रूरी है और पूछना ज़रूरी है। बच्चों से डिस्कस करना इम्पॉर्टेंट है, लेक्चर से इम्पॉर्टेंट, मतलब ओपन रहना है, नॉन जजमेंटल रहना है कि किया तो उसको मार ही दो, थप्पड़ ही लगा दो, ऐसा भी नहीं करना है बिकॉज सेंसिटिव एज है। पूछ के उसको हमें प्यार से ही समझा के डील करना है। क्लियर एक्सपेक्टेशंस अपने बच्चों से करनी है, पता होना चाहिए बच्चे से, बात करो, उन्हें बताओ कि इट इज़ हार्मफुल, इट इज़ नॉट सेफ, नहीं अलाउड है, नहीं लेना है, एंड बी अ रोल मॉडल। नो स्मोकिंग और वेपिंग एट होम ऑब्वियसली विल हेल्प, कि घर में कोई नहीं करता तो हम क्यों करें बच्चों के लिए। एंड अगर कर रहा है तो सपोर्टिव रहना है, कम्युनिकेशन ओपन होनी चाहिए, हेल्दी आउटलेट्स, स्पोर्ट्स, हॉबीज़, कुछ ना कुछ बच्चे के साथ ज़रूर करना चाहिए, एंड पैनिक नहीं करना है, सबसे इम्पोर्टेंट है। मिलता भी है तो वी हैव टू टैकल इट, बच्चे हमारे ही हैं, प्यार से समझा के हमें उन्हें हेल्प करना है रादर देन उन्हें जजमेंटल होके डांटना है। So with this, I think more of discussion and questions would be better, है ना? कोई मैं आप लोगों के भी व्यूज चाहूंगी, जितने भी व्यूअर्स हैं, किसको कितना पता था क्या है आगे। थैंक यू वेरी मच मैम। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसा कि हमने पहले भी कहा, और इस टॉपिक पे रेलिवेंटली आपने बताया कि बात करना बड़ा मुश्किल है। बात करना इसलिए मुश्किल है कि ना तो पेरेंट्स एक्सेप्ट करते हैं कि उनके बच्चे में कोई इशू है, ना ही आगे बच्चे को पूछा जाए तो बच्चा एक्सेप्ट करता है। जब तक वो प्रॉब्लम हाथ से नहीं निकल जाती है, जब तक वो इस सिचुएशन में नहीं आ जाती है बात कि कुछ भी करने से पहले बहुत सारे यत्न करने पड़े,
तब तक इस प्रॉब्लम को पता बिल्कुल। नहीं लगता है। दैट इज़ द की पार्ट। लेकिन इससे पहले कि हुँ, मैं कुछ आपसे और सवाल जवाब करूं, मैं अपनी जो ऑडियंस जुड़ी हुई है उनको इनवाइट करना चाहूँगा कि वो अपने विचार रखें। और हम हमेशा से यही करते हैं कि जो हमारे पास अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में होता है, हम उनको इनवाइट करते हैं और उनसे कहते हैं कि अपनी बात सामने रख सकते हैं। अनुराग सोनी सर, आप जुड़े हुए हैं आज, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। अगर आप इस विषय पर, कोई इस मुद्दे पर आप कुछ मैम से चर्चा करना चाहते हैं, कुछ क्वेरी करना चाहते हैं, तो प्लीज़ अपना माइक ऑन कर लें। थैंक यू अरुण जी, थैंक यू मैडम, आपकी जानकारी बड़ी बढ़िया थी, बहुत अच्छा लगा मुझे। बट थैंक अभी तक ऐसे तो कोई क्वेश्चन नहीं है, मैडम ने सारा ही बता दिया है। थैंक यू सो मच मैडम। थैंक यू सर। अनुराग सर, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि आप भी एक इंस्टीट्यूट में हैं, तो आपने कभी ऐसी प्रैक्टिकल कोई प्रॉब्लम फेस की है? चाहे वो वेपिंग को लेकर हो, चाहे वो ई सिगरेट्स को लेकर हो, या जनरल स्मोकिंग को लेकर हो। क्योंकि मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स के आने से अभी पब्लिक में स्मोकिंग थोड़ा सा मतलब जो पहले की तुलना में कम हुआ है, लेकिन हाँ, इंस्टीट्यूशन में हाँ फिर जी भी कहीं अरुण ना जी, कहीं। हाँ जी अरुण जी, पहले जब मैंने ज्वाइनिंग करा था, जी तो हमारे कैंटीन में के बैक साइड पे स्मोकर्स इकट्ठे होते थे, जी जी 11 बजे और शाम के 4 बजे। पर जी जब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव आया था कि पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग बैन है, जब से हमारे ऑफिस में स्मोकिंग बैन है। बट अब जी जो जी लोग स्मोकर्स हैं वो लोग बाहर जाते हैं। जी। और मैंने थोड़ा सा, धन्यवाद अनुराग सर, आपकी बात आपने जो हाँ बताई। जी। लेकिन मैंने देखा कि जो कुछ ऐसे होटल्स हैं, उनमें ना खास तौर पे स्मोकिंग लॉन्च काइंड ऑफ बना होता है। तो वो मतलब कि हाँ एक बार मैं बस उसके पास से गुजरा भर ही था। तो गुजरना भी उसके पास से, जो नहीं स्मोक करता, बहुत मुश्किल है, उसके पास से गुजर भी नहीं सकता है। तो बड़ा जहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, या ऐसे जोन जो बनाए जाते हैं, उसका भी हम एक मैम से ज़रूर चर्चा करेंगे। मैम, वो जो स्पेशल डेजिग्नेटेड एरिया बना दिए जाते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? वहाँ तो सारी कंसंट्रेशन एक जगह ही हो जाती है। बिल्कुल, वो आई थिंक बहुत ज़्यादा आपने पॉइंट आउट किया कि वहाँ से कई बार निकलना भी मुश्किल हो जाता है। जी सो आइडियली तो वो ओपन एरिया बनते हैं कि बाहर की तरफ उसका एटलीस्ट जाए, या ये क्लोज़्ड है तो मतलब कहीं न कहीं से जनरल लोगों को नहीं आना चाहिए। बट आई थिंक गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि ऐसा एरिया ही डेज़िग्नेट करें कि जहाँ पे मतलब एटलीस्ट जो पास आउट कर रहा है, निकल रहा है, उसको हार्म ना हो। बट जी आई थिंक स्पेस कंस्ट्रेंट के कारण हर रेस्टोरेंट में, हर मेजरली होटल्स एंड ऑल में ऐसी जगहों पे अलग से लाउंज बना देते हैं। अ, उसको क्या कर सकते हैं, आई थिंक गवर्नमेंट शुड डिसाइड कि कोई बैन ही कर दें। मतलब आइडली तो बैन ही होना चाहिए, अवेलेबल ही नहीं होना चाहिए। जो चीज़ हमें पता है हार्मफुल है सबके लिए, अवेलेबल ही नहीं होना चाहिए। बट सरप्राइजिंगली इवन वेपिंग के लिए आई वाज सरप्राइज टू सी कि इंस्टा पे ऐसे अवेलेबल है। मतलब आप ऑर्डर करो, वो डिलीवर कर देंगे आपके घर पे, पैसे क्यूआर कोड दो देंगे एंड मतलब ऐसे ही चीज़ें बैंड हैं बट अवेलेबल हैं। सो उसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा ये देखना ज़रूरी है। बट ये एटलीस्ट बड़ा हम अपने लेवल पे गाइडेंस जो दे सकते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। दो धारी तलवार जैसे कहते हैं, उस पर चलने वाली बात है। बड़ी फाइन लाइन है, हुँ, इस तरफ या उस तरफ। जो डिसीजंस हैं, हम सेंसिटाइज ही कर सकते हैं, और ये अवेयरनेस सेशन ही है उसके लिए। प्रोफेसर शर्मा, गीता शर्मा जी, आप अगर अपनी बात कहना चाहेंगे तो माइक ऑन कर सकते हैं और इंटरेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी सर। सर ये बहुत ही मतलब कि करंट जो चल रहा मुद्दा है, ये है तो बहुत इम्पोर्टेंट पर है भी बहुत खतरनाक, है ना। बहुत सारे स्कूल्स में ये सब, स्कूल के अंदर या स्कूल के बाहर, ये सब चल तो रहा है। पर ये है कि वही प्रॉब्लम है कि इसकी बात कैसे की जाए, वो सबसे बड़ा उस साइकोलॉजी को। क्योंकि डॉक्टर साहब ने बताया तो है कि इनडायरेक्टली पूछा जाए, पर आप इमेजिन नहीं कर सकते प्रैक्टिकली। 10 साल का बच्चा भी आजकल बहुत चालाक है। वो भी अंडरस्टैंड करता है कि मेरे से कुछ पूछने की कोशिश की जा रही है। मतलब कि बच्चों के ग्रुप्स जो है ना, मतलब चाहे ऐसे समझ लीजिए कि जितनी ज़्यादा अवेयरनेस हो रही है, चाहे वो हमारी इंटरनेट की वजह से है या सोशल एक्टिविटीज़ की वजह से है, लेकिन जो इस तरफ चला जाता है ना डॉक्टर साहब, उसको वापस लाना बहुत ही मुश्किल है। बिल्कुल।
बिल्कुल मैम, यहाँ मैं एक ये बताना चाहूँगी, जैसे 10 ईयर का बच्चा है, उसका बड़ी सेंसिटिव एज है, उसको मे बी इतना तो पता है मैंने क्यों छुपाना है, बट उसको अगर हम ये गाइड करेंगे कि ये सच में डेंजरस है, पूछेंगे तो आई थिंक वो हेल्प करेगा। बिकॉज़ वो स्कूल में तो अगर उसको किसी 14 साल के 13 साल के बच्चे ने दे दिया, एक बार स्टार्ट कर दिया, एक जी बार वो निकल गए तो उसको वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट जी अगर हम उसी राइट एज पे अवेयर कर देते हैं तो शायद बच्चा पहले ही ना ले, बिकॉज़ स्टार्ट करके वापस लाना बहुत मुश्किल है, ना स्टार्ट यस करना मैम, शायद यस। इम्पोर्टेंट है मतलब। हाँ, तो इसीलिए ना जो माइंड में ज्यादातर ये आता है कि जो बच्चे बहुत छोटी एज के हैं अभी से, उनको ऑक्सीजन की इम्पोर्टेंट, लंग्स की स्ट्रक्चर, हेल्थ की इम्पोर्टेंस, इसकी अवेयरनेस, मतलब पॉजिटिव लाइंस जो हैं वो ज्यादा दी जाएं, जिससे कि वो नेगेटिव साइड ऑप्ट ही ना कर पाए इन फ्यूचर, बिल्कुल, वो है आई ना। थिंक जो, हाँ जी, जो चला गया ना डॉक्टर साहब, वो तो आप रोज के केस डील करते होंगे, आपको पता है बहुत खतरनाक सिचुएशन भी आ सकती है, सुधर भी सकती है ना। होप फॉर द बेस्ट कि वो सुधरनी भी चाहिए, लेकिन काफी टफ जॉब है ना। और दूसरी चीज है, जैसे ना मेरे ट्राई सिटी में तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि थोड़ा सा पैसे का शोषा जहाँ दिखाया जाता है, उसमें इन चीजों को भी प्रेफरेंस दी जाती है। बिल्कुल। वो मैं मतलब बेसिक लाइफ छोड़ करके दूसरी तरफ जाना, पैसा होना बहुत अच्छी बात है, स्टेटस सिंबल बनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए दूसरी चीजें होनी चाहिए। जैसे सपोज हम, चलो 1 मिनट के लिए हट के एक एग्जांपल लेते हैं। अगर सपोज बच्चे ने टू व्हीलर चलाना स्टार्ट करना है, उसकी एज आ रही है, लाइसेंस होल्डर होना है, उसको ट्रेनिंग दी जा रही है, तो उससे पहले अगर मैं ये कंपल्शन लगा दूं या गवर्नमेंट मेरी हेल्प करे, है ना, मैं अपनी लेवल पे बोलने के लिए है ना, कि एक एक प्लांट उसको जरूर पहले ग्रो करना था, तब उसको टू व्हीलर की परमिशन मिलेगी या लाइसेंस होल्डर हो सकता है। व्हीकल चलाने के रूल्स तो ऑप्ट करने ही करने हैं, लेकिन उसको एक रजिस्टर्ड ट्री प्लांटेशन दिखानी पड़ेगी कि हाँ, मेरी हाइट जितना पेड़ जो है वो बन चुका है ना। मतलब ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस समझा रहे हैं, तो उस हिसाब से लंग्स को प्रोटेक्शन जो है ना बच्चे को, मतलब पैदा होने के कुछ सालों बाद से ही हमें डालनी पड़ेगी, तब जाके शायद अब सोसाइटी थोड़ी बदल पाएगी। बिल्कुल। अदरवाइज इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल मैम, एक मैं यही अब मैं आई थिंक अपने पेशेंट्स को भी, जो 7-8 साल पे आते हैं ना बच्चे, जी स्पेशली बॉयज़ का, बिकॉज़ एनर्जी लेवल्स बहुत हाई होते हैं उस एज के बाद ना। जी मतलब वो कहते हैं कि कुछ करता नहीं है, इधर भागता है, उधर भागता है। सो आई थिंक स्पोर्ट्स इज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। सो इनिशियली अगर हम कोई ना कोई स्पोर्ट्स में बच्चे को डालें तो थोड़ा पॉज़िटिव बच्चे का माइंड सेट रहेगा। सो डेफिनेटली डेफिनेटली। वो एक हमें सबको एक कोशिश करनी चाहिए कि 7-8 इयर्स के बाद एक स्पोर्ट्स में ज़रूर हो जाए, चाहे उसको हॉबी लेके जाए, सबने मेडल्स नहीं लेने हैं, सबने खेलना नहीं यस 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 यस, दैट है। इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंट कि उसको जीत के ही नहीं आना है, उसको सिर्फ जो है उसको पार्टिसिपेट करना है। और देखिए जो मैं साइकोलॉजिकली जब लोगों से डील करती हूँ, तो छोटा बच्चा कहता है मुझे सांस फूल रहा है, मुझे सांस चढ़ रही है, और वही बच्चे बाद में जाके ई सिगरेट में इन्वॉल्व हो जाते हैं। देखिए, तब उनको अस्थमा का प्रॉब्लम शो किया जाता है, और बिल्कुल, एक्चुअली में अस्थमा उस एज का अस्थमा होता नहीं है, उतना क्रिटिकल नहीं होता, लेकिन उसको भागना दौड़ना अवॉइड करना है। मतलब एटमॉस्फेयर हमें, हम पेरेंट्स को ही बनाना पड़ेगा, सबसे इम्पोर्टेंट तो हमारी, मतलब हमारी जिम्मेदारी ना 200% इंक्रीज हो गई है। बिल्कुल मैम, सोसाइटी हमारी खराब हो रही है। बिल्कुल। वॉचफुल अलर्ट रहना आई थिंक सबसे बड़ा की है कि बात करते रहो, अलर्ट रहो, बच्चे पे चेक रखो, मतलब ये बिल्कुल, पेरेंट्स को साथ में भागना चाहिए, दौड़ना चाहिए, उनके साथ लगे रहना चाहिए, और जो फैमिलीज कर रही हैं उनके बच्चे बच्चे भी हुए हैं। हाँ जी। अदरवाइज तो ये जी, बहुत ज्यादा बढ़ गया है सिस्टम। जी, आपने जो बताया कि फैमिली का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, पीयर ग्रुप का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। कोर इज़ दिस कि आपस में बातचीत करने का, साथ समय गुजारने का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। नेगेटिव जी जो है वो थोड़ा जल्दी पिक हो जाता है, पॉजिटिव जो है धीरे धीरे करके असर करता है। तो जो धीरे धीरे हाँ, करके असर बाहर करता वाला है। कोई कहेगा तो बच्चे को अच्छा लगता है ना। बच्चे को सबसे पहले तो अपने साथ जोड़ना बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे वो मेंटर है, चाहे टीचर है, चाहे पेरेंट्स हैं। जी, तो बात को आगे बढ़ाते हैं। अ, जी बहुत सारे मुद्दे यहाँ प्रोफेसर शर्मा ने हमें बताए, फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल बताया, और इन सब मुद्दों पे हम
एक बार जब वाइंड अप करेंगे उस दौरान दोबारा चर्चा करेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं बात को। पद्मी मैम ने कुछ हमें चैट में भेजे हैं। पद्मी मैम आपकी टर्न पे मैं दोबारा क्वेश्चंस वो लेता हूँ, लेकिन अभी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं। गीता शर्मा मैम के बाद मेरे पास गुरमीत सिंह जी जुड़े हुए हैं आज। सिंह साहब सत श्री अकाल। जे तुझे कुछ कहना चाहते हो तो प्लीज़ ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है, माइक ऑन कर सकते हो। हमारे साथ इस मुद्दे पर हरजीत मैम जुड़े हुए हैं। हरजीत मैम वेरी गुड मॉर्निंग। आप अगर कुछ कहना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं इस मुद्दे पर, प्लीज़ अपना माइक ऑन कर लें। गुड मॉर्निंग सर। सर अभी तो मैं सिर्फ सुन रही हूँ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि इश्यूज क्या हैं। जी सो आई विल कंट्रीब्यूट मैम लेटर। थोड़ा, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप बच्चों के साथ कई सालों से काम कर रहे हैं और हाँ आपने जी। अपने इस पूरे कार्यकाल में जो आपका वार्डनशिप का भी रहा है, आपने अ, कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम प्रैक्टिकली फेस की है कि आपने कोई मतलब खास तौर पे लड़कियों के बीच में, हम थोड़ा सा रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से भी अंडरस्टैंड करना चाहेंगे कि खास तौर पे हाँ लड़कियों जी। के बीच में ये प्रॉब्लम प्रिवेल करती है, नहीं करती है, करती है तो कितने एक्सटेंट तक करती है, या हम एक रोजी हम पिक्चर समझे कि नहीं करती है, वो बचा हुआ है उधर से। नहीं सर, हम एक्सटेंड तो नहीं कह सकते, पर लड़कियों में ना ये एक तरह से जैसे हम कहते हैं लड़कों की बराबरी के, अगर उनको गुस्सा आता है दे स्टार्ट ड्रिंकिंग एंड दे स्टार्ट डूइंग ड्रग्स और दे स्मोक। जी So it is more of like accepting that as a normal thing to battle stress कि आप ड्रिंक कर लो, स्मोक कर लो, यू कैन गेट रिड ऑफ स्ट्रेस, यू हैव अ ब्रेकअप। और पढ़ाई का स्ट्रेस पढ़ाई में कम होता है, ब्रेकअप्स में ज्यादा होता है। काइंड ऑफ टेकिंग अ रिवेंज ऑन द पर्सन, या आप क्या कर रहे हो, बट इट्स अ काइंड ऑफ रिवेंज काइंड ऑफ फीलिंग। और यू ट्राई टू फील स्ट्रोंगर कि आपने ऐसा कर दिया, सो यू आर बेटर देन दैट पर्सन, यू आर फाइटिंग दैट पर्सन। तो वहां पे जो साइकोलॉजिकली लड़कियां लड़ने की कोशिश करती हैं, बट दैट्स समथिंग वी नीड टू टेल देम कि वो सही अप्रोच नहीं है, जी। जो मैंने चीजें ऑब्जर्व की थी। तो बदलते परिवेश में कहीं ना कहीं जो अति है वो हर चीज़ की, हम कह सकते हैं, ख़राब कर रही है। जहाँ बैलेंस। अति नहीं कह सकते, बट रॉन्ग वेज ऑफ फाइटिंग स्ट्रेस जिसको हम सोशली एक्सेप्ट कर रहे हैं, जैसे अब ड्रिंक करना ना बहुत बड़ा सोशली एक्सेप्टेबल हो गया जी है। जी जी, अति से मेरा मतलब When यहाँ we पे were growing, हाँ ये है कि मुद्दे को सॉर्ट करने का जो एक सही तरीका है उसको छोड़ के बैलेंस पूरी की पूरी तरह से आउट करके, अगर कोई एक हम मानते बिल्कुल। हैं कि जेंडर ऊपर है और उसको काउंटर करने के लिए दूसरे जेंडर को हम एक्सट्रीम ऊपर कर दें, या वो बैलेंस जो स्ट्राइक ना कराएं, या वैल्यू एजुकेशन का इस्तेमाल ना करें, और या उसकी समझ का इस्तेमाल ना करें कि दोनों बराबर हैं, तो सिर्फ हाँ दिखावा जी। करने में ही कि हम आपसे भी, जो आप गलत कर रहे हैं हम उससे भी ज़्यादा गलत कर सकते हैं, उसको मैंने अति कहा। यस। वो अति जो हाँ जी। है हाँ जी। वो मेरे ख्याल से ख़राब कर रही है। और आपने बहुत ही वैलिड पॉइंट यहाँ पे दिया है। जितने भी देखने सुनने वाले हमारे दर्शक हैं, ये पॉइंट सबके लिए बहुत वैलिड है कि कोई भी जेंडर हो, कोई भी इंसान हो, वो इंडिविजुअल करेक्टरिस्टिक के साथ में अपने पूरे बराबर के अधिकार रखता है, रिस्पेक्ट कमांड करता है। किसी को भी किसी को नीचा दिखाने की, किसी को ऊपर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये समाज का एक कटु सत्य है कि ये भावना प्रिवेल करती है। ये भावना जहाँ जहाँ प्रिवेल करती है वहाँ वहाँ समस्या भी प्रिवेल करती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये भावना ही प्रिवेल करती है और बैलेंस करने वाले लोग नहीं हैं। आज की जो चर्चा है, इस परिचर्चा में जो हम बातें कर रहे हैं, हम उस बैलेंस को ही स्ट्राइक कराने की बात कर रहे हैं। वो बैलेंस चाहे फैमिली प्रेशर का हो, चाहे पीयर प्रेशर का हो, चाहे स्टेटस प्रेशर का हो, चाहे सोशो इकोनॉमिक हो, लेकिन वो बैलेंस में होना चाहिए। तो इसी बात के साथ हम बात को आगे बढ़ाते हैं। कुलजीत कौर बराड़ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैम सर आई हैव अ क्वेश्चन प्लीज। हाँ जी, हाँ जी सिंह साहब, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ बिल्कुल कॉल किया, बिल्कुल गुरमीत सिंह जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ मैम से, मैम जैसे कि अभी आपने बात की साइकोलॉजी की, कि एज ए साइकियाट्रिस्ट उनको प्रॉब्लम समझते हैं या उनको आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं। एक एक जनरली कोई भी किसी के घर पे कोई मेल है, फीमेल है, या किसी के सर्कल में कोई फ्रेंड है, या सोशल में किसी से हम सोसाइटी में अगर किसी को मोटिवेट करना हो, तो हम कैसे उसको अपने ओन पे साइकोलॉजी या उसका, क्योंकि इन सब चीजों के साइड इफेक्ट तो उनको ऑलरेडी पता ही हैं, बट उनको हम कैसे सोशलाइज उसको साइकोलॉजी को उनकी अट्रैक्ट करें या अपने ऑन पे, कि वो
खुद मोटिवेट हो। जब तक वो खुद, आई थिंक जब तक वो खुद मोटिवेट नहीं होगा वो इस पे काम कर नहीं पाएगा। जी, आपका क्वेश्चन है कि किसी बच्चे को, जो अगर हमने पहले आइडेंटिफिकेशन से पहले, आइडेंटिफिकेशन के दौरान या आइडेंटिफिकेशन के बाद हम उसको मोटिवेट कैसे करें, ये आपका प्रश्न है साइकोलॉजिकली। जी मैम जी जी प्लीज। जी 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 जी। सर जैसे हमने अभी बात की है, इनिशियली ही छोटी एज से ही हमें गाइड कर देना चाहिए, अवेयरनेस करनी चाहिए कि बच्चा स्टार्ट ही ना करे। एडोलेसेंट्स में स्पेशली अगर अवेयरनेस होगी तो शायद वो मना करना शुरू हो जाएगा कि नहीं मेरे को स्टार्ट ही नहीं करनी है बिकॉज मुझे इसके साइड इफेक्ट्स पता है। बट एक बार स्टार्ट हो जाए तो उसको वापस लाना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बिकॉज उसको वो अच्छा लगना शुरू होता है, फ्रेंड्स उसको बताना शुरू हो जाते हैं। बट एक गाइडेंस और एक आई थिंक डिस्कशन, ओपन डिस्कशन, रोल मॉडल समझाना, बार बार बात करना और वॉचफुल रहना कि वो नहीं ले रहा, कुछ देर अगर निकाल ले, शायद हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, महीना निकल जाए तो अपने आप उसको फील होना शुरू हो जाता है कि नहीं मेरा बेटर हो रहा है। बिकॉज इनिशियली विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे, उसको टैकल करके निकालना ज़रूरी है। अगर ले रहा है कोई, वेप कर रहा है, कोई भी एडिक्टिव चीज़ ले रहा है, तो वो 1 महीना मुश्किल होगा वॉचफुल रहना उसके लिए, उसको पॉजिटिव उस मतलब पॉजिटिव चीज़ें दिखाना, पॉजिटिव बिजी करना कि उस ये करे, इन्वॉल्व होना। आई थिंक इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम बच्चे के साथ इन्वॉल्व रहेंगे, बच्चे हमारे साथ इन्वॉल्व रहेंगे। द मोमेंट हम छोड़ देते हैं उनको, गड़बड़ शायद वहीं पे होती है। जी, तो आपका थैंक यू मैम, थैंक जो यू। प्रश्न था वो ये था कि कैसे मोटिवेट करें। तो आज के दौर दौर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी ये है कि हमारी पर्सनल कम्युनिकेशन इतनी बढ़ गई है कि हमारे आसपास के लोगों से भी कम्युनिकेशन टूट गई। हम मोबाइल के ज़रिए, अपने प्रोफेशन के ज़रिए कुछ ऐसे जुड़े हुए हैं कि आपस में पारिवारिक जो कम्युनिकेशन है, कुछ न्यूक्लियर फैमिलीज़ की वजह से वो कम हो गई है। वही फैमिली का फैक्टर है, एक दूसरे के साथ बैठें, बातचीत करें, खाना इकट्ठे खाएं, 10 मिनट निकाल के स्पेशली किसी मुद्दे पे बातचीत करें, सुबह से शाम तक की बातों का पता करें। और एक सुजेशन पद्मी मैम ने भी साथ में चैट में दिया था कि उनका बैग ज़रूर चेक करें, बैग पे नज़र रखें, जो फ़ोन हैं वो घर के कॉमन रखें, अपना फ़ोन भी बच्चों से ना छुपाएं और बच्चों को भी वो आदत डालें कि फ़ोन कॉमन ही होता है, ताकि वो भी अपना फ़ोन आपसे ना छुपाएं। अगर आप अपना फ़ोन बच्चों से छुपाते हैं तो बच्चों को आदत डलती है कि उनका भी पर्सनल फ़ोन होगा तो वो आपको फ़ोन नहीं देंगे। तो आप अपना फ़ोन फ्रीक्वेंटली उनको पकड़ाएं भी, ये फ़ोन पड़ा है कर लो, आप ही का यूज़ करो, ताकि वो भी वापस आपको रिवर्स में पर्सनल अपनी कोई चीज़ें ना बनाएं। तो जैसा आप घर में माहौल बनाओगे, अगर आप कुछ पर्सनल रखोगे अपना, तो बच्चे भी अपना पर्सनल रखेंगे, तो वो एक कहीं ना कहीं गैप बढ़ता चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं बात को लेकर। कुलजीत मैम, अगर आप अवेलेबल हैं और आप कुछ पूछना चाहते हैं तो अपना माइक ऑन कर सकते हैं। हाँ जी, थैंक यू अरुण जी, थैंक यू गुंजन मैम। अच्छा लगा आज का टॉपिक, और ये मेरे ख्याल में ये काफ़ी लेटेस्ट टॉपिक है, और जो मैं फील करती हूँ कि इसके बारे में बहुत से यंगस्टर्स को तो पता है कि कैसे यूज़ करना है, कैसे अवेलेबल है, कैसे सोसाइटी से करना है। पेरेंट्स या टीचर्स, ओल्ड एज लोगों को या थोड़े रिजर्व नेचर वाले लोगों को इसके बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है कि ऐसी भी कोई चीज़ अवेलेबल हो सकती है। एंड जैसे डिस्कस भी हुआ है कि स्मोकिंग या ड्रिंकिंग तो सोसाइटी में कॉमन बिहेवियर है, हम लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं। कोई ड्रिंक करके आता है तो हमें स्मेल से, हमें बिहेवियर से पता चल जाता है। स्मोकिंग का भी कोई नेबरहुड में भी कर रहा है, कहीं बस दूर भी कर रहा है, तो आपको पता चल जाता है। और इसके जो फ्लेवर्स और सबसे डेंजरस चीज़ है, पहले इसकी पैकेज ऐसे है अट्रैक्टिव कि हम पता नहीं कर सकते। दूसरे इसके फ्लेवर्स ऐसे हैं, आप जज नहीं कर सकते हो कि वो कोल्ड कॉफ़ी पी के आया है बच्चा, या उसने कोई कैंडी खाई है कॉफ़ी वाली, या उसने ये ड्रग यूज़ करी है। तो ये सबसे डेंजरस चीज़ है मेरे ख्याल में, और जिससे सोसाइटी, पेरेंट्स नहीं ऑब्जर्व कर पाते। दूसरी एक सोशल मीडिया वाली बात है कि जो हम लोग सोचते हैं कि हमें नहीं इस पे आना चाहिए, इंस्टा वगैरह तो बच्चे यूज़ करते हैं, यंगस्टर्स का प्लेटफॉर्म है। बट अगर पेरेंट्स या टीचर्स उस पे आएंगे, उस पर रखेंगे, तो दे कैन आल्सो नो कि यहाँ पे चीज़ें ऐसे बिक रही हैं, कहाँ पे कैसे मिल रही हैं, क्या चीज़ नहीं आ रही है। तो जो ये ड्रग माफिया है वो अपने हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से नई नई चीज़ें ऐसे लाता है कि कॉमन लोगों को नहीं पता चलता है। वो अपनी वो टारगेट पॉपुलेशन को ही अवेयर करता है,
उसी तरह से हमें साइकोलॉजिस्ट को, टीचर्स को भी अपने लोगों को अवेयर करना है, अपने टीचर्स को, अपनी सोसाइटी को अवेयर करना है कि ऐसे नई चीज़ें आ रही हैं और उससे हमें कैसे बचना है। तो इसके बिहेवियर्स वगैरह जो है उसके बारे में हमें ज़्यादा अच्छे से बताना चाहिए टीचर्स को, पेरेंट्स को, कि आफ्टर कंज्यूमिंग या वेपिंग इसके बाद बच्चों का क्या बिहेवियर, क्या सिम्टम्स रहेंगे, जिससे वो पता कर सके। क्योंकि जो प्रीवियस ड्रग्स के बिहेवियर्स हैं वो बहुत कॉमन है और वो कर सकते हैं, और बच्चों को वो अवेलेबल भी नहीं है उस पर। तो जैसे ड्रग का भी हमें, ड्रिंकिंग का भी पता है, स्मोकिंग भी बैन है, चीज़ें इजली नहीं करते हैं, तो उनके लिए वो नई चीज़ आ गई है, उसका दे रहे हैं हमें। तो इस चीज़ पे जाना चाहिए। दूसरी थेरेपीज़ की बात करते हैं हम, किसको बच्चों की एनर्जीज़ को चैनलाइज कैसे करेंगे या कम्युनिकेट कैसे करें। तो एक तो अभी अरुण जी ने बताया कि फ़ोन है हमारे पास, तो हम शेयर करें। हम वो नई जनरेशन के लिए पॉसिबल नहीं है, पेरेंट्स के फ़ोन ओपन होते हैं, बच्चे खोल सकते हैं, पर नई जनरेशन के फ़ोन उनके लॉक होते हैं, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स वो लॉक कर लेते हैं, कुछ ऐप्स को वो लॉक करते हैं, जिसको हम यूज़ करके भी नहीं हमें पता चल सकता। तो जो हमारा ओल्डेस्ट ट्रेडिशन है कि डायरी राइटिंग या इस तरह से कुछ कम्युनिकेशन होए, जहाँ से हमें पता चल सके उनके बिहेवियर का, कि कोई सुसाइडल या ड्रग यूज़ का बिहेवियर है, उसके वो डेली डायरी बच्चा लिखता है जो पेरेंट्स की असेस में हो सके। तो फ़ोन तो असेस नहीं हो पाएगी, उसको तो पहले पेरेंट्स को और उसको काफ़ी चीज़ें बतानी पड़ेगी। तो ऐसी चीज़ें कुछ हो सके कि उनकी डायरी या कुछ ऐसे चीज़ें मिल जाएँ उनको। इवन कुछ सोशल प्लेटफॉर्म ही कोई होए, ग्रुप्स होए जहाँ पे वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, तो वहाँ से भी पेरेंट्स जज कर सकते हैं कि उनका किस टाइप की फीलिंग्स है, उसका बिहेवियर पैटर्न्स को जज कर सकते हैं कि सैडनेस है, हैप्पीनेस है, या वो बहुत हाई फील कर रहे हैं ड्रग यूज़ के कारण, जो उनका फीलिंग्स और उस पर आ रही है। तो इस तरह के मेथड्स यूज़ किए जा सकते हैं। डायरी राइटिंग है, या ऑनलाइन कम्युनिकेशन है, कोई ग्रुप्स है, उनके क्लब्स हैं जहाँ पे वो बच्चे वो कर रहे हैं। जी थैंक यू। आपने मैम बहुत सारे पॉइंट्स में बता दिए और बहुत ही ख़ास तरीके से बता दिए, जो कि आपसे बड़ी उम्मीद भी थी मुझे। क्योंकि ये सेशन अवेयरनेस का सेशन भी है, तो व्हाट आई बिलीव दैट कि आप बहुत उम्दा कवित्री भी हैं, बहुत अच्छी पोइम्स आप लिखते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये सारी बातों को हमें जो राइटर्स हैं यस, उनको हाँ पोइट्री हाँ में, हाँ, लिटरेचर के वो लेवल हम क्रिएटिव एक्टिविटीज ऐसे कर सकते हैं कि जी पोइट्री राइटिंग है ऐसे थीम्स के ऊपर, तो वहाँ से हमें बच्चों का बिहेवियर टीचर्स को जज हो सकता है कि वो किस तरह के सॉन्ग्स सुनते हैं, उस तरह के सॉन्ग्स लिखना पसंद करेंगे, ड्रग्स वाले, गन्स वाले, या वो अवेयरनेस वाले वो लिख रहे हैं। तो वी कैन जज एज ए साइकोलॉजिस्ट, जैसे राइटिंग से उसे जज कर सकते हैं। दिस इज द बेस्ट मेथड कि हमें पता चल सके शुरू में। और यंगस्टर्स की जब बात करते हैं 8th 9th के बच्चों को, तो ऐसी चीज़ों में उनको हम इजली टीचर्स कन्विंस कर सकते हैं, ट्रैप कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी वाले मेथड्स में हम उनको ट्रैप नहीं कर सकते, वो हमारे से स्मार्ट जनरेशन है। तो एक जनरेशन गैप का भी रहेगा, तो हमें अपने टूल्स के साथ ही हम उसको ट्रैप कर सकते हैं, जिस टूल्स में हमारी कमांड है, हमारी जनरेशन की कमांड है, राइटिंग्स में है या उसमें है। तो सोशल मीडिया वाली में हम उनके साथ नहीं मैच कर पाएंगे ना, वो आगे लेवल उनको पता होता है कि कैसे तो चीज़ों को मैनेज करना है। मैम इस बात को आगे बढ़ाते हुए हम ज़रूर डिस्कस करेंगे, मैं आपसे अलग से भी डिस्कस करूंगा। हम ऐसा कुछ यहाँ भी कर सकते हैं जिसमें हम ऐसे कंपटीशन ऑर्गेनाइज जी कर जी, सकते हैं। हाँ जी और जो पंजाब जी यूनिवर्सिटी का हेल्थ सेंटर है, भाई मियाँ जी इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है, तो आई एम श्योर दैट कि यहाँ पे हम लोग तत्पर हैं कि हम इस तरह का कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज करवाएं और इस तरह का इवेंट ऑर्गेनाइज करा के पहले से ही बच्चों के विचारों को जानने की कोशिश करें। मैं डेफिनेटली आपसे इस बारे में और आगे बातचीत करूँगा। बहुत बढ़िया विचार निकल के जी, आपकी बातचीत के साथ सामने आया। थैंक यू। पुनीत मदान मैम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैम आपको इनवाइट करता हूँ, इफ़ यू वांट टू से समथिंग प्लीज स्विच ऑन योर माइक एंड कैमरा इफ पॉसिबल। हेलो, क्या हाल है सर? जी बिल्कुल ठीक, ऑल गुड ऑल गुड। हाँ जी सर, मैंने भी ये सुनी है बातें, जो मेनली तो यही है कि
जो मैम ने कह दिया वो सारा ही बिल्कुल ठीक बोला इन्होंने। और मैंने मेनली ये बातों को मतलब करा भी हुआ है पहले डील। सो इट इज लॉन्ग टाइम बैक जब मैंने डील करा था, जब ये ब्लू स्टार का टाइम था, ये उस टाइम पे मैंने डील करा था। तो वो करा था मैंने इनको स्टिचिंग वगैरह कराने के बाद, जो मैंने गर्ल्स को पकड़ा था। तो ये गर्ल्स भी जौन सी थी वो नीडी थी, गर्ल्स नीडी फैमिली में से थी, और विलेजेस में से। अब कई ऐसे थे जिनके पेरेंट्स अब है ही नहीं थे, तो उनके जौन से घर पे जितने भी रिश्तेदार वगैरह थे, उन्होंने उनको जौन सा था इस तरफ डाल दिया था। तो वो स्पेशली इस तरफ डाला था उन्होंने, क्यों? ताकि वो जाते होते थे कि ये इनके थ्रू वो और भी आगे ऐसी चीजें पकड़ा सके। तो ये जौन सी नशे वाली चीजें थी, ये पहले तो इतना कोई देखा नहीं, या ना मेरे को ऐसे कुछ पता लगा था, ना मेरे को ऐसे कुछ समझ आई थी। ये तो धीरे धीरे करके गई। एक बारी मैंने उसको वैसे ही एक लड़की को पकड़ा, तो तब उसने मेरे को बताया। मेरे को तो पहले समझ नहीं थी इतनी ज्यादा। पर वो तो इट वाज जस्ट नेचुरल वे से ही कह लो कि मैंने उनको फिर ट्रीट करा, कि मैंने उनको घर पे बुलाना जब शुरू करा था, तो ये तो तब पता लगा ना। फिर मैंने उनको ज्यादा इंक्लूड करना शुरू करा कि ये आप जौन सा है स्टिचिंग वगैरह का करो, अब एम्ब्रॉयडरी का करो। क्योंकि ज्यादा उन दिनों में मैं वो चीजों की तरफ, क्योंकि आफ्टर माय पोस्ट ग्रेजुएशन इन क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल, तो मैंने ये काम ज्यादा करा था। तो फिर इनको ज्यादा लेके जाती होती थी मैं, कि इन्वॉल्व करती होती थी ये बिजनेस की तरफ भी, कि जब आपने कुछ सेल करनी है, कहीं पे आपने कैंप्स लगाने हैं, तो वहां पे उस तरीके से। तो ये तो धीरे धीरे करके इन लड़कियों को फिर मैंने ये ठीक करा था। तो आप ये ये कहना तो चाहते मेरे हैं को कि अब बच्चों पता को लग रहा है। अगर हम उनको हाँ जी। सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की तरफ डाल दें और उनको हम इस तरह अपना पैरों पे खड़ा कर दें, उनको कोई ना कोई रोजगार की तरफ ले जाएं, तो भी ये समस्या का हाँ जी। हम सॉल्व कर सकते हैं। यानी उनका सोशो इकोनॉमिक हाँ जी। स्टेटस जो है उसके ऊपर अगर काम कराएं तब भी हम इसका काम कर सकते हैं। हाँ जी। जी क्योंकि ये मेरे को अब ध्यान में आ रहा है कि उस टाइम में, उन दिनों में मैंने ये काम जो करा था, कि ये भी एक वैल्यूबल ही काम था, जो मैंने कभी इस चीज को हाईलाइट भी नहीं करा था। जी तो ये तो जो काम करा पहले, ये उन दिनों की बातें याद आ जाती हैं फिर। जी 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 हाँ। बहुत बढ़िया बाकी मैम, बहुत आजकल तो बढ़िया, आपने बहुत प्रैक्टिकली ज्यादा। उन सब चीज़ों को हैंडल किया है। तो ऐसे समाज सेवियों की ज़रूरत है, ऐसे समाज में काम करने वाले लोगों की ज़रूरत है जो समाज की अ, उन बच्चों तक पहुंच बना सके जिन बच्चों को इस के शिकंजे में कस लिया गया है, पोटेंशली वल्नरेबल हैं, जिनको कसा जा सकता है, जो इसमें फंस सकते हैं। तो उनके साथ काम करने की ज़रूरत है। आपने बहुत अच्छा काम किया। आपको बहुत बहुत इस बात की अ, बधाई और धन्यवाद। हम बातचीत को आगे बढ़ाते हुए पद्मी मैम के मैसेजेस की तरफ चलते हैं। पद्मी मैम ने बहुत सारे मैसेज हमें चैट में भेजे हैं, बिकॉज उनका माइक ऑन नहीं हो पा रहा। तो सबसे पहले तो मैम ने ये पॉइंट आउट किया है कि ऐसे लोगों का नेटवर्क बहुत बड़ा है। ये स्कूलों में, इवन गलियों तक में भी चीज़ों का नेटवर्क पहुंचा हुआ है। इसके अलावा ना सिर्फ जो नेटवर्क है वो गलियों स्कूलों तक है, बल्कि ऑनलाइन अब एक नई चीज़ आ गई है, आपके घर के डोर स्टेप तक ये नेटवर्क पहुंचा हुआ। तो पेरेंट्स को, टीचर्स को, सभी को अवेयर रहने की ज़रूरत है कि कैसे हम इस नेटवर्क के अगेंस्ट काम कर पाएँ। अगेंस्ट कहें या मतलब बच्चों को अवेयरनेस के ऊपर काम कर पाएँ, बच्चे खुद ही अपना फैसला करें, वो एक बहुत ज़्यादा आइडियल सिचुएशन है। अब आइडियल सिचुएशन कैसे आ पाती है हमें वो नहीं पता। दूसरा उनका ऑब्जर्वेशन है कि बच्चों का जो बैग है, मैंने पहले भी कहा, जैसे उनको फ्रीक्वेंटली चेक करें, ख़ास तौर पे जब टीनेज है। जब टीनेज गुजर जाती है उसके बाद बच्चों को फैसला करने में सुविधा हो जाती है जब वो अडल्ट हो जाते हैं, लेकिन टीनेज एक ऐसी एज है जहाँ पे ये समस्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है। उन्होंने पीयर सोशलाइजिंग, एस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स के ऊपर बात किया है करने के लिए, सोशल ड्रिंकिंग, सोशल स्मोकिंग के ऊपर बात की है। तो मेरे ख्याल ये बड़े रेलेवेंट टॉपिक्स हैं और मैम ने, गुंजन मैम ने बहुत ही हमें सरल तरीके से पहले ही बताया है कि हमें इन सब चीज़ों के ऊपर बात करनी पड़ेगी। और पहले भी हमारे जो ऑडियंस के मेंबर्स बता चुके हैं, फैमिली का भी इसमें एस्पेक्ट बहुत रहेगा। और इसके अलावा जो पेरेंट्स और टीचर्स हैं उनकी आपस में कोलैबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। जो पेरेंट टीचर मीटिंग्स होती हैं उस दौरान इस बात की चर्चा की जाए, स्कूलों में सेमिनार्स हों, वर्कशॉप्स हों, इसके ऊपर बच्चों को बताया जाए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये सब उन सब चीज़ों में शामिल होना चाहिए। जो बच्चे ख़ास तौर पे ख़राब आदतों की तरफ चल पड़ते हैं
उनको सीधे रास्ते पे चलाने के लिए काउंसलर्स का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो काउंसलिंग सेशंस का होना भी बड़ा ज़रूरी है। तो इसके लिए पब्लिक में जो काउंसलर्स हैं वो भी हेल्प करने को तैयार हैं। एंड ग्लैडली मैं एक इनिशिएटिव जो पंजाब यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का है उसका जिक्र करना चाहूँगा कि हम ना सिर्फ हर डिपार्टमेंट तक पहुँच रहे हैं, बच्चों तक पहुँच रहे हैं, स्टाफ तक पहुँच रहे हैं। हमारी ये कोशिश है कि हर एक जो स्टेक होल्डर है उस तक पहुँच के इन सब चीज़ों का आगे काम किया जाए। और इसके लिए जो हमारे CMO है, चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रुपिंदर कौर जी, वो बहुत एक्टिव हैं और बहुत एक्टिवली इस चीज़ में काम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सुदेश, आई कैन स्विच ऑन माई माइक्रोफोन। जी पद्मी मैम, आप प्लीज़ अगर माइक्रोफोन ऑन कर पा रहे हैं तो आप बात कर सकते हैं। Namaste Arunji and hello everyone. Good morning. It's a really an interesting topic, and in fact, it's a current topic that is to be discussed. And I keep also observing and talking about this. Well, when my child was growing, I can only quote example of mine. I don't want to quote anyone because he was also undergoing the same, and I also undergo the same level. But I used to make it very clear to him. I don't know whether I was wrong or not or right, but I made it very clear for the reason that he should be responsible. He must be he's just sitting some behind in another room. He must be listening. Then now he is a grown up boy, no issues. So I made him a clear when he was joining to colleges and all. I just told him that if you have any of these, if you're interested or get attracted, then I made very firmly telling that you will not get money from the hard work that we have done in our house, because we also have passed through the age, and we also had many for our age, we also had so many things, but we did not get attracted, we didn't choose that path. In fact, if you are really so interested, so you have to take care of your life, earn for your life, and when you have a thinking of all this, when इतना दिमाग चला सकते हो तो be capable of leading your life also, stand on your legs and do whatever you want, not on my cost. This I made it very clear because I was very firm about it. Because I've seen in my house, I've seen cases with my friends, niece, and nephews, very horrible stage they have all undergone. So I made it very clear whether at that time I was hard. I'm not sure whether I when I was putting it, it was something like mamta nahi hai, maa ka pyar. I didn't think all that. I only thought for the individual. वहाँ कुछ आगे नहीं आया. I just wonder when a child can think and go to this extent, that means the child is quite well matured. So in that case, handle the child as an adult and make it very clear that okay, now you take care, because that's what is happening in when we see when they quote for Western and all. 14 साल को they said okay, go on, get out of the house and lead your life. So I think that's the best way. Go get out and lead your life. So I made it very clear. Maybe we have to be very firm in making it, unless until we don't really want it, because our family system is not like that. But still, somewhere the hard decision and certain things has to be made very clear in no occasion that you're coming in contact with this. So I have made, and that stage has already crossed. Now he knows what is good, what is bad. Okay, the rest is, yeah, that phase is very very delicate and need to be handled with care. Thank you so much. Thank you, Arunji. थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज इंसाइटफुल। और क्योंकि आप पपेट्री में बहुत सारा काम करवाते हैं तो वी कैन प्लान समथिंग स्क्रिप्ट अराउंड दिस टॉपिक आल्सो। सो मे बी we can record those kind of videos around this topic and we can popularize that also. So e-content could be there. So I also Sure. pen down certain things. मैंने अभी मैम से बात कर रहा था तो कुछ पेन डाउन किया, 2 लाइनें वो शेयर कर रहा हूँ। मे बी हम कहीं पपेट्री में यूज़ कर सकते हैं उसको। कुलजीत मैम, आपका भी थोड़ा ध्यान चाहूँगा कि पी जाए धूप ज़रा तो, पी जाए धूप ज़रा तो, सर्दियों में दोपहर भी नशा है। तो अगर ध्यान से सोचा जाए तो कोई भी चीज़ का जिसको आपका सुरूर आ जाता है वो नशा है। तो एक और इसके साथ जो जुड़ी हुई लाइन है कि मोहब्बत में सुरूर है ऐसा कि झूमता हूँ उसका शहर भी नशा है। तो वो आपकी अपनी अपनी बच्चों की बात हो सकती है कि बच्चों को उस उम्र में किस प्रकार के लोग मिलते हैं, किस प्रकार की तरफ उंगली पकड़ के ले जाते हैं। तो ये सब चीज़ों के ऊपर हम लोग कुछ जो सॉन्ग्स लिख सकते हैं, कुछ ऐसे पपेट्री के कुछ काम कर सकते हैं, कुछ कंपटीशंस की बात चल रही है। तो काफ़ी सारे सोल्यूशन निकल के सामने आ रहे हैं, हम उन सोल्यूशन पे वर्कआउट करेंगे। सुदेश राघव मैम, मैं आपको इनवाइट करता हूँ, प्लीज़ इफ़ यू वांट टू से समथिंग ऑन दिस टॉपिक यू प्लीज़ मे इंटरेक्ट विद मैम। सुखवंत राज, हाँ जी मैम, जी प्लीज़। हाँ जी।
नमस्कार सर, नमस्कार गुंजन मैडम। नमस्कार मैम। नमस्कार। सबके व्यूज सुने तो मेरा भी बस जो एक्सपीरियंस है रिगार्डिंग दैट मैं आपको थोड़ा बहुत ये बता सकती हूँ कि एक्सेसिव जो हो गया है वो बहुत हो ही गया है, और थोड़ा सा टीचर्स को, पेरेंट्स को ध्यान रखने वाली जो बातें हैं सबने कही वो डेफिनेटली है ही हैं। बट आजकल एक और बच्चों का एटीट्यूड देखने को मिलता है कि अगर हम बच्चे को थोड़ा सा गाइड करते हैं तो स्कूल से कई बार बच्चों को क्या फीडबैक मिलती है दूसरे बच्चों से कि यू आर योर मामाज बॉय, तुम तो मम्मा के पूरे कंट्रोल में हो। तो घर आके उसको ये होता है कि आई एम अंडर कंट्रोल, तो दैट इज नॉट गुड थिंग। तो ये बातें जब होनी शुरू हो जाती हैं तो इट्स आवर ड्यूटी टू कंट्रोल। वो लोग करते भी हैं पेरेंट्स, बट इवन देन ऐसी चीजें अब ज्यादा हो रही। तो स्कूल के रिगार्डिंग जैसे बात हो रही थी, तो स्कूल घर से तो बच्चे का बैग चेक होना ही होना चाहिए। ऑफ एंड ऑन स्कूल में भी ये चीजें होनी चाहिए कि बच्चों के बैग्स चेक हों, और बच्चों के बैग्स ऐसे नहीं चेक हों कि भी उनको बता के किए जाएं, या किसी क्लास में एक में करा तो बाकी तो फिर अपना कर लेंगे जो कुछ उन्हें करना है। बच्चे आजकल काफी तेज हैं, तो ऐसा होना चाहिए कि अगर हमारे एक क्लास के, जैसे 12th क्लास है, अगर 5 सेक्शंस हैं तो 5 टीचर्स एट अ टाइम चेकिंग के लिए जाने चाहिए, ताकि उनको कोई भी चांस ना मिले। अगर किसी के पास कुछ है तो वी शुड बी एबल टू नो दैट। ये बहुत इम्पोर्टेंट है ऐसी चीजें। बाकी तो काफी कुछ सब बता चुके हैं, तो मेरा स्कूल का एक्सपीरियंस है तो रिगार्डिंग दैट मैंने थोड़ा बहुत ये बताया। जी जी जी, आपका सालों का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है एज ए प्रिंसिपल, तो हम आपकी बात समझ सकते हैं कि आपके मन में आया कि अगर चेकिंग की जाए तो टीचर्स किस तरह से करें, कैसे हाँ जी, एग्जीक्यूट करें, आपने उसी हिसाब से सोचा। बिल्कुल। बिल्कुल डेफिनेटली। हाँ बिल्कुल, मैं अपने टाइम में ये करवाती थी कि अगर करना है तो एक दिन किसी ऑल ऑफ अ सडन एक दिन सुबह सुबह फर्स्ट पीरियड में ही एक ही क्लास के करने हैं, वो भी इकट्ठे। जी, बहुत बढ़िया मैम, बहुत तो बढ़िया। और ऐसा कुछ आपके जो हो तो इनिशिएटिव्स हैं। मतलब वो फ्रूटफुल होता है। जी 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 जी, तो कुछ ऐसे एरियाज हैं हम्म, हमारे आसपास जिन एरियाज में वाकई में विजिलेंस की बहुत ज़रूरत है। और बिल्कुल बिल्कुल। और वो जो है, आपने अपने करियर के दौरान बहुत सारे ऐसे बच्चों को शिक्षा भी दी है, ऐसे बहुत सारे मुझे पता है कि आपने वो बच्चों को सुधारा भी है। तो आपका जो अनुभव है डेफिनेटली हमें इसी तरह से और भी काम आता रहेगा। एंड वी लुक फॉरवर्ड टू कि आपका जल्दी ही एक ऑफलाइन सेशन भी हमारे यहाँ ऑर्गेनाइज हो जाए। जी। हाँ तो जी, हाँ जी, बिल्कुल सुवर्णराज बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल। इनवाइट करता हूँ, आप अगर कुछ कहना चाहते हैं मैम से प्लीज़ माइक, और अगर कैमरा भी हो सके तो ऑन कर लें। गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग जी, एंड गुड मॉर्निंग। थैंक यू फ्रेंड्स। सर लाइक जो अभी हम बात कर रहे हैं ई सिगरेट्स की या उस तरह के मोड ऑफ टेकिंग दिस स्मोक, मेरे को भी लास्ट ईयर पता लगा कि ऐसी चीज होती है। तो मैं सरप्राइज, मैं तो सुना नहीं था क्योंकि हमारे सर्कल में ना कोई स्मोक करता है, ना हमारे में कोई ऐसी कभी टॉक्स हुई हैं। लेकिन मुझे पिछले 2-3 सालों में ना ऐसी जड़ी टॉक्स होती हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, वो अटेंड करने की और सुनने का मौका मिला, जिसमें कॉलेज स्टूडेंट्स आपस में डिस्कस कर रहे थे होता क्या है ये। तब प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो पहले पता ही नहीं होता, क्योंकि स्कूल्स में ऐसे इन्वायरमेंट है नहीं है। छोटे छोटे स्कूल्स होते हैं जिसमें 50-55 स्टूडेंट्स होते हैं। बट उनको ये जो नॉलेज मिलती है वो मिलती है मीडिया से, मूवीज देखते हैं या क्लिप्स देखते हैं। जिनको आइडिया नहीं भी होता वो भी देखता है कि हाँ ये चीज है। और ज्यादातर मैंने देखा कि बच्चों में अगर वो मैचो वाली इमेज बनानी है तो आई थिंक रोल मॉडल आसपास तो है नहीं, वो वहां से उन्हें आइडिया मिलते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे अ, हैं कि जितना ल- ज़्यादा एक्सपोजर आजकल मीडिया का है और जितना ज़्यादा एंटी हीरो वाली इमेजेस बनाई जा रही हैं, उससे बहुत सारा कुछ पता चलता है। और एक कुछ ऐसा भी लोग हैं जो मैं कह रहा हूँ कि जहाँ टेंशन स्ट्रेस की वजह से लोग इस तरफ जाते हैं, तो कुछ ऐसे भी हमारा स्ट्रेटा है सोसाइटी में जिसके पास एक्सेसिव पैसा है। वो पैसा भी ज़्यादा हमें जी इस तरफ ले जाता है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं तो वो भी इस तरफ ले जाते हैं। तो डेफिनेटली वो जो जी आप हाँ बता सर। रहे हैं वो भी। जी हाँ जी सर, एक एक 8th क्लास के बच्चे के बैग में, जैसे मैम ने कहा कि चेकिंग होनी चाहिए,
पढ़ाते पढ़ाते ऐसे ही किसी बच्चे ने इशारा कर दिया कि सर उसके पास कुछ है जो वो छुपा रहा है, और जब मैं उसको बैग चेक किया तो उसमें एक सिगरेट थी, और वो सिगरेट उसके फैमिली में कोई स्मोक नहीं करता। वो लड़का शायद खुद भी, कभी मैंने ऐसे देखा नहीं, इमेज ऐसी नहीं थी, बट उसने एक सिगरेट रखी हुई थी अपने आप को थोड़ा हीरो शो करने के लिए, ताकि दिखाए कि मेरे पास सिगरेट है। वो एक सिगरेट उसने पता नहीं कहाँ से खरीदी होगी या ली होगी, उठाई होगी उसने, बट उसकी फैमिली में कोई स्मोक नहीं करता है, बट उसने सिगरेट उठाई थी शो ऑफ करने के लिए कि मेरे पास सिगरेट है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं कोई सुनीता जी आपको एक और चीज़ के साथ जुड़ी हुई बताऊँ, जैसे आपको एक सिगरेट उसने रखी हुई थी, तो जब हम काफ़ी साल पहले की बात है, जब हम लोग भी बचपन में थे, तो एक नकली सिगरेट्स आया करती थी मीठे वाली। तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो देख के शो ऑफ करने के लिए बच्चों को मतलब वहीं से आदत पड़ती थी। अब वो दोबारा चलन में आ गई है, मैंने अभी देखा दुकानों पे दोबारा मिलनी शुरू हो गई। तो धीरे-धीरे जी। करके मुझे लगता है जब बच्चों को उस तरह की चीज़ें दिलाई जाती हैं या उस तरह की फ़ोटोग्राफ उनकी खींची जाती हैं, तो ये सब मतलब हाँ, गड़बड़ की ओर इशारा करती हैं कि बाद में क्या उनके साथ होगा। डेफ़िनेटली बाद आपने में क्या एक हो रियल सकता है। लाइफ़ जी, जी। सिचुएशन हमें बताई है जहाँ आपने बच्चे को पकड़ा भी और उनके साथ डील भी किया, तो सिचुएशंस आर रियल। सिचुएशंस तो हैं ही ऐसी जी, करने के लिए जिसके साथ हमें डील करना पड़ रहा है। तो हम आगे बढ़ते हैं। जी। सुगन्धा जी आपका आई थिंक प्रश्न आपने कह दिया, जवाब आगे चलें हम लोग? हमारे साथ सुशीला संधू जी जुड़े हुए हैं। सुशीला मैम, आपने डिस्कशन पूरी सुनी है अभी हमारी, तो अगर इफ़ यू वांट टू से समथिंग प्लीज़ अपना माइक और कैमरा ऑन कर सकें तो आप बात करना चाहें तो कर सकते हैं। वर्षा राज मैम, मैं आपको इनवाइट करता हूँ, इफ़ यू वुड लाइक टू से समथिंग एंड इंटरेक्ट विद मैम प्लीज़। जी सुशीला मैम। Thank you so much, sir. Thank you so much, ma'am. But I'm dealing with small kids. I don't have any problem these types of. जी, जी, जी मैम। ये बहुत बढ़िया है मैम, और हम चाहेंगे कि इसी एज में जो छोटे बच्चे हैं उनको भी हम आगे आप सिखाएं कि जब भी, या अगर आपको लगता है एक्सपोजर की ज़रूरत नहीं है चाहे एक्सपोजर ना दें, लेकिन अगर जहाँ जहाँ आपको लगे कि एक्सपोजर इतना देना है कि ये बुरा है तो उतना एक्सपोजर उसको ज़रूर दिया जाए। जी Sure, sir. Thank you so much, sir. जी जी। वर्षा राज मैम प्लीज़ इफ़ यू वांट टू से समथिंग। यस सर। हाँ सर, मेरे को तो ये थोड़ा एक न्यू कॉन्सेप्ट ही लगा, क्योंकि हमारे इधर एरिया में ऐसा कुछ ज़्यादा अभी हमने सिगरेट्स के बारे में सुना नहीं था। थैंक यू मैम फॉर शेयरिंग दिस ऑल विद अस। और कुछ मेरे सजेशंस हैं ये डिस्कशन के थ्रू जो मैंने पॉइंट किए, कि इसमें ज़्यादा रोल पेरेंट और टीचर्स का बताया गया है, बोथ फ्रॉम स्कूल एंड होम। तो मेरा एक सजेशन है कि जैसे सर पेरेंट्स को भी एक ग्रुप बना देना चाहिए सबका, कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि जैसे सब पेरेंट्स के सामने बच्चे आउटसाइड नहीं स्मोक कर रहे हैं, तो कोई अदर पेरेंट है या कोई गार्जियन है वो उनको देखता है, लेकिन वो वापस पेरेंट को रिपोर्ट नहीं करते हैं कि अरे ठीक है उनके घर की बात है, मतलब करके टाल देते हैं कि पेरेंट्स अपने आप ही सॉल्व करें, उनको देखेंगे तो ठीक है पता चलेगा। तो मतलब हम लोग को भी थोड़े और इनपुट्स अपने की कहाँ से हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि बच्चे कैसा क्या कर रहे हैं, क्या उनका ग्रुप है जो ऐसे आउटसाइड स्मोक कर रहे हैं या किसी और एक्टिविटीज में लगे हुए हैं, तो उन पे हम चेक कर पाएँ। और सेकंड सर मेरा सजेशन है कि जो एक मैम ने वो स्ट्रेस रिवीलिंग के लिए कहा था, कि स्ट्रेस रिवीलिंग का कहा गया है कि ड्रिंकिंग बहुत कॉमन बॉयज़ एंड गर्ल्स में नोटिस की जा रही है टीनेज में। तो मतलब स्ट्रेस रिवील करने के लिए से गर्ल्स वगैरह को भी स्किपिंग, जॉगिंग, क्योंकि एंगर है, इमोशन है, आपको उसको आउट ऑफ द बॉडी तो लाना ही है, तो इन सब चीज़ों पे इनकरेज करना चाहिए। और बॉयज़ है, जैसे कि आपको गुस्सा आ रहा है तो आप स्केचिंग करिए, स्क्रिबलिंग करिए पेपर्स पे, चारकोल वगैरह आजकल बहुत अच्छे उसमें आए हुए हैं। बॉक्सिंग है कि आप अपना एंगर और डिप्रेशन या जो भी ब्रेकअप वेकअप जो भी स्ट्रेस के थ्रू आप कर रहे हो, तो मतलब उनके पास ऑल्टरनेटिव्स भी हमको बच्चों को पहले से ही प्रोवाइड करने चाहिए, क्योंकि फेज लाइफ के फेज में बहुत सैड और हैप्पी मोमेंट्स तो सभी के साथ आते हैं, वो तो लाइफ का पार्ट ही है, बट हाउ टू गेट ओवर इट एंड लेट इट गो वाला प्रोसेस भी बच्चों को धीरे धीरे हम लोग को सिखाना चाहिए, ताकि जब तक वो कॉलेज और उसमें आए तो दे कैन मेक इट आउट। और थर्ड पॉइंट था कि स्मोकिंग में लंग्स का आपने बताया है कि लंग्स इफेक्ट होते हैं, तो उसका बैकअप करके चलिए, तो ये कि इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ एंड बॉडी बचपन से ही स्कूल्स में स्टार्ट कराएं कि आपके हेल्थ और बॉडी को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें जब आप बड़े हो के आप बाहर जाएंगे और क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी, क्योंकि घर में तो हमने केयर बता दिया,
लेकिन जब वो आउटसाइड एनवायरनमेंट में जाते हैं तो उसका भी इन्फ्लुएंस बच्चे पर होना शुरू हो जाता है। तो इसी के हेल्प से हम लोग बच्चे को मतलब पहले से उसका हो कि उसे पता तो है कि स्मोकिंग होती है, लेकिन अगर कोई उसे कहता है कि ट्राई करो, देन ही शुड बी एबल टू से दैट नो, दैट इज नॉट गुड फॉर अस और फॉर ऑल ऑफ अस। और बाकी मैम का बहुत बहुत थैंक यू, बहुत अच्छा था लेक्चर आपका। थैंक यू। और सर आपका भी थैंक यू फॉर शेयरिंग विथ मी। धन्यवाद मैम मैम। यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि मैं जैसे स्कूल में कराती हूँ टीच, तो वहाँ पे भी जैसे अब क्या है कि स्कूल से बाहर जब बच्चे जाते हैं तो वहाँ पे ऐसे गैंग्स बैठे होते हैं स्कूल के बाहर ही, कि ये लोग जो से होते हैं जान के उन बच्चों को जो ज्यादा पढ़ते लिखते हैं उनको पकड़ते हैं और उनकी कई तरह से उनको मार पीट करते हैं, और इतना रैशली उनको मारते हैं कि कई बार तो पता ही पुलिस वाले ऑलमोस्ट ना खड़े ही होते हैं जब हमारे स्कूल से बाहर जाना होता है। तो वो पुलिस वाले जौन से होते हैं वो ऑलमोस्ट अब सारे स्कूल्स के ही, सिर्फ यही नहीं कि हमारे स्कूल के आगे, वो सारे स्कूल्स के आगे ही आजकल खड़े होते हैं, क्योंकि सभी को पता है कि ये गैंग्स जौन से हैं ये सारे जगह जगह पे हर स्कूल के बाहर खड़े होते हैं, क्योंकि वहां पे जो ज्यादा पढ़ने लिखने वाले बच्चे होते हैं उनको पकड़ते हैं ज्यादा, और उनको पीटते भी इस तरीके से हैं कि अगर वो नहीं पिएंगे, अगर वो नहीं खाएंगे वो जौन सी टॉफियां वगैरह आजकल मिलती हैं, तो उनको वो ज्यादा मारेंगे, या फिर उनके घर पे किसी को मार देंगे, या उन्हीं को ही मार देंगे। तो इस तरह मैम आपकी आवाज़ बीच में ना पिटाई की ब्रेक हो ज्यादा गई है। करी होती है। सॉरी, आपकी आवाज़ आवाज़ जो बीच में ब्रेक हुई, लेकिन आपका पॉइंट हमारे पास पहुंचा कि ये आपने एक ऐसे स्कूल की या ऐसी सोसाइटी की बात बताई है जहां डेंजर जो है वो सही में है, असली है, और ऐसे गैंग्स जो हैं आपने बताया एक्टिव हैं, और हाँ जी, इसमें जो बहुत एक्टिव पुलिस, है। जी जी जी, पुलिस वाले अपना काम कर तो रहे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रही है, लेकिन फिर भी और काम करने की ज़रूरत है, ये आपने हाईलाइट किया। तो जो ये हाँ जी, और काम बहुत करने की ज्यादा ज़रूरत है, आजकल ये हो रहा है। जी जी जी, तो हमारा जो अवेयरनेस सेशन है ये उसी कड़ी का ही एक पार्ट है। तो जहाँ तक ये पहुँचेगा सेशन, डेफिनेटली अवेयरनेस वहाँ तक फैलेगी और इसके बारे में और भी कुछ ना कुछ कदम उठाए जाएंगे, यही हमारी आज के सेशन से उम्मीद है। सो आई थिंक मैम ने जो बताया है, बच्चे जो बसेस एंड कार्स से अपनी, या जैसे कोई लेने आ रहा है वो तो फिर भी ठीक है, बट बड़े होके एडोलेसेंट्स यूजुअली कोई अपने आप आ रहे हैं साइकिल्स पे, बाइक्स पे, उनके लिए आई थिंक थोड़ा अवेयर होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज जो बच्चा खुद रोज आ जा रहा है, आई थिंक दे माइट बी द टारगेट गैंग्स के लिए, so वो एक ये इम्पोर्टेंट। बच्चे जो से है ना, ये या तो फिर होता है कि इनके पेरेंट्स वहां पे लेने आएंगे, हाँ, या फिर है कि फिफ्थ क्लास ऑनवर्ड जौन से हैं, फिफ्थ क्लास से छोटे जौन से हैं क्लास के, उनको तो पेरेंट्स लेने आ ही जाते हैं। तो या फिर होता है कि जौन सी बड़ी क्लासेस वाले हैं वो एकदम ही जल्दी उनके घर नजदीक ही होते हैं, या तो वो पकड़े जाएंगे, उनको यही डर होता है, क्योंकि उनको पता है क्या है, कौन है, क्या कर रहा है, क्या होना है, बिल्कुल। इस तरीके से। तो या फिर उनके पेरेंट्स आ जाते हैं उनको लेके जाने के लिए। तो ये जो सी है काफी बहुत डिस्कशंस भी ये बहुत होती हैं उस क्लासरूम्स के अंदर भी, स्टाफ सॉरी क्लासरूम्स नहीं, ये स्टाफ रूम्स के अंदर भी, क्योंकि करें तो करें क्या फिर उसके अलावा, क्योंकि हम स्कूल तक तो ठीक है जो टीचर्स कर लेंगे, सिर्फ एक स्कूल नहीं, दूसरा स्कूल नहीं, हर कोई टीचर्स जो सी है इस चीज को सोच रहा है इसके ऊपर कि भी करें तो करें क्या। तो ये बात जौन सी है ये भी बहुत ज्यादा आजकल चल रही है। ये तो इम्पोर्टेंट है मैम, अब वही सबको पता होना सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, एक अवेयरनेस इम्पोर्टेंट है, उसके बाद आई थिंक बाकी स्टेप्स फॉलो करें। हाँ जी, जी जी, और आज का जो हमारा सेशन है उसी चीज़ को लेकर केंद्रित है कि आज हम अवेयरनेस की ही बात कर रहे हैं। जहाँ जहाँ ये टॉपिक जिसको नहीं पता था उनको भी इसका सेंसराइज किया गया, जिनको पता था उनकी भी बातें सुनी गई, और आगे इसके बारे में क्या करना चाहिए अवेयरनेस के लिए कुछ आज सॉल्यूशंस भी निकल के सामने आए हैं। हम डेफिनेटली उन सब चीज़ों पे और चर्चा लगातार करते रहेंगे, और इस तरह के अवेयरनेस सेशन जहाँ भी हमें मौका मिलेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन, हम लोग अपना अपना प्रयास करते रहेंगे। गुंजन मैम, आपका जो सेशन था उसने हमारे साथ बहुत कुछ ट्रिगर किया, बहुत आपने अच्छे तरीके से हमें वेपिंग के बारे में बताया। तो अब हमारे प्रोग्राम का वो समय आ पहुंचा है जब हम इसको वाइंड अप करने की तरफ लेके जाएंगे। तो वाइंड अप में हमारे 2 स्टेप्स रहते हैं। सबसे पहले तो जो लाइव ऑडियंस होती है, हम इस वीडियो की रिकॉर्डिंग स्टॉप करेंगे,
और लाइव ऑडियंस को हम विदा कहेंगे, उनसे अपील करते हुए कि अगर उनका कोई प्रश्न है तो इस वीडियो के थ्रेड में, जहाँ ये आपको वीडियो मिले, जिस पोस्ट पे आपको ये वीडियो मिले, उस पोस्ट के थ्रेड में अगर आप हमें टैग करके कुछ पूछेंगे तो हम आपकी प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और सामयिक मुद्दों के साथ जुड़े हुए ऐसे हमारे प्रोग्राम लगातार होते रहते हैं। कुछ प्रोग्राम हमारे एक निश्चित अवधि के दौरान होते हैं, जैसे हर महीने के पहले इतवार को होता है हमारा एक प्रोग्राम 11 बजे। लेकिन इसके अलावा हम कभी भी जब भी ज़रूरत पड़ती है तो हम आपके सामने इस तरह के रिकॉर्डिंग्स लेकर आते रहते हैं। और आप इस तरह के और मुद्दों से जुड़ने के लिए आप एक रिसोर्स पर्सन हैं, अगर वक्ता हैं, कोई ऐसा मुद्दा हमसे शेयर करना चाहते हैं, तब भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे किसी वक्ता के साथ बातचीत करने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। मैं अपनी जो लाइव ऑडियंस है उनको यहीं तक आज के प्रोग्राम के लिए रिकॉर्डिंग स्टॉप करके विदा कहना चाहूँगा।